प्रिय विद्यार्थियों, आज हम थर्ड ईयर का सेकेंड पेपर का प्रथम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो है पुनर्जागरण। आप सभी जानते हैं कि हम भारत के इतिहास को जब पढ़ते हैं तो उसे 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक उसी प्रकार जब विश्व के इतिहास का अध्ययन करने लगते हैं तब भी हम उसे 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास। आपका जो ये टॉपिक है पुनर्जागरण, ये आधुनिक विश्व के शुरुआत का प्रथम टॉपिक यही है। लेकिन इसको समझने के लिए आवश्यक है कि पहले हम प्राचीन विश्व और मध्यकालीन विश्व के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें और उसके बाद इस विषय पर आगे चर्चा करें। तो बात करते हैं हम प्राचीन विश्व के इतिहास की। जब मानव की उत्पत्ति हुई तभी से विश्व के इतिहास का आरंभ हो जाता है। मानव जब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा, यानी पाषाण युग, नवपाषाण युग, तो उसने धीरे धीरे तर्क और बुद्धि का प्रयोग आरंभ किया और इसी कारण हम सब जानते हैं आग का, पहिए का, कृषि का आदि चीजों का आविष्कार करने लगा। धीरे धीरे और बौद्धिक चिंतन की ओर प्रवृत्त हुआ और उसके बाद हम देखते हैं अरस्तु, सुकरात जैसे जो मनीषी हैं वो हमें सभ्यताओं के अंतर्गत दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद मध्यकाल आरंभ होता है और उसके लिए हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जब बौद्धिक चिंतन होने लगा, मनुष्य ने धीरे धीरे आविष्कार करने शुरू किए, तो उसने अपनी सभ्यता बनाना, राजा, प्रशासन, राजनीति, ये सब अस्तित्व में आए और इन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। तो प्राचीन विश्व में जो 2 सभ्यताएं हमें सबसे ज्यादा फ्लरिश्ड दिखाई देती हैं, पल्लवित दिखाई देती हैं, वो है यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता। इनमें भी जो रोमन सभ्यता थी वो सबसे अधिक विकसित और सबसे अधिक विस्तृत सभ्यता थी। तीसरी सदी तक आते आते इस सभ्यता का 2 भागों में विभाजन हो गया। पहला पश्चिमी रोमन सभ्यता और दूसरा पूर्वी रोमन सभ्यता। पश्चिमी रोमन सभ्यता का केंद्र रहा इटली का रोम, जो राजधानी था उसकी, और जो पूर्वी सभ्यता थी जिसे बाइजेंटाइन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उसका केंद्र बिंदु रहा टर्की और उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है और पुनर्जागरण में हमें कुस्तुनतुनिया बहुत महत्वपूर्ण रूप में हमारे सामने आएगा। धीरे धीरे रोमन साम्राज्य का जो 2 भागों में विभाजन हुआ, उसके कुछ वर्षों बाद, यानी लगभग 2 सदी बाद, उसके बाद हमें रोमन सभ्यता का या रोमन साम्राज्य का अवसान दिखाई देता है, उसका पतन दिखाई देता है और यहीं से आरंभ होता है मध्यकाल। मध्यकाल में 2 शक्तियां पल्लवित होती दिखाई देती हैं। क्योंकि राजा का अंत हो गया था, इसलिए अब पावर में अन्य 2 शक्तियां आ जाती हैं। एक थी चर्च, क्योंकि धर्म का प्रभुत्व बढ़ने लगा। कर्मकांड और पाखंडों के द्वारा मनुष्य को पूरी तरह से बंधन में जकड़ लिया गया, यहाँ तक कि उसके स्वयं के शरीर पर भी उसका अधिकार नहीं था। वहां भी धर्म की बहुत सारी रोक टोक जो है वो उस पर लगा दी गई। और दूसरी शक्ति जो उस समय हमें दिखाई देने लगती है वो है सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था का इस समय उद्भव हुआ क्योंकि अब राजा तो पावरफुल रहा नहीं, तो जो उसके अधीन अधिकारी थे, जो सामंत थे, उन्होंने पावर को लेना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, अपनी सेनाओं के माध्यम से किसानों की जो भूमि है वो हस्तगत कर ली। एक विशाल भूभाग क्षेत्र के वो स्वामी बन गए और इसके बाद शासन व्यवस्था में भी अपना पूरा अधिकार रखने लगे। राजा नेपथ्य में चला गया और यही वो समय है जब विश्व को अंधकार का युग कहा जाता है,
या सुप्त अवस्था में खोया हुआ विश्व कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा अभी प्राचीन काल के अंदर मनुष्य ने अपनी तर्क और बुद्धि का प्रयोग करके बहुत सारे आविष्कार कर लिए थे, लेकिन मध्यकाल की ये जो दो शक्तियां आई, चर्च और सामंत, इन दोनों शक्तियों ने उसकी तर्क बुद्धि पर धर्म का और शक्ति का बंधन लगा दिया। और यही कारण था कि वो मनुष्य की तर्क बुद्धि अब सो गई। लेकिन इसके बाद जब तीसरा काल शुरू होता है, यानी आधुनिक काल शुरू होता है, उस समय हमें दिखाई देने लगता है कि धीरे धीरे धर्म से मनुष्य का अलगाव शुरू होता है और तर्क का उदय होने लगता है। मानववाद की विचारधारा, यानी मानव को मुख्य महत्वपूर्ण मानने की जो विचारधारा है, वो हमें दिखाई देने लगती है। और इसीलिए आधुनिक काल का आरंभ इस पुनर्जागरण से होता है। पुनर्जागरण यानी पुनः जागना, फिर से जागना। तो प्राचीन विश्व में मनुष्य जागृत अवस्था में था, लेकिन मध्यकाल के अंधकार युग में सो गया था या सुप्त अवस्था में था। और आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल से वो फिर से जागना शुरू करता है। अब आइए हम इस टॉपिक पर धीरे धीरे बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं। आधुनिक विश्व का आरंभ पुनर्जागरण से माना जाता है। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसांस कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है रीबर्थ या पुनर्जन्म। 14वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य यूरोप में यूनानी व रोमन सभ्यता से प्रेरणा लेकर विचारों, साहित्य व कला के क्षेत्र में मानव आधारित प्रवृत्तियों से युक्त बौद्धिक आंदोलन को पुनर्जागरण कहते हैं। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। कौन सा समय पीरियड है? 14वीं सदी से 17वीं सदी तक। कुछ इसे 13वीं से 16वीं सदी तक कहते हैं, लेकिन चूंकि कोई डिमार्केशन लाइन नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत जो अंतर है वो इस तरीके से इतिहासकारों द्वारा किया जाता है। तो 14वीं से 17वीं सदी के मध्य की बात है, यूरोप के अंदर की बात है। और क्या हुआ था? यूनानी व रोमन सभ्यता से प्रेरणा लेकर, अभी मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में यूनानी और रोमन सभ्यता जो है वो सबसे अधिक पल्लवित सभ्यताएं थी। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर क्या हुआ? विचारों में, साहित्य और कला के क्षेत्र में, यानी क्षेत्र भी यहाँ पता लग रहा है हमें। फिर मानव आधारित प्रवृत्तियां, यानी अब धर्म पर आधारित प्रवृत्तियां नहीं थी, शक्ति पर आधारित या राजा की किसी चापलूसी पर आधारित प्रवृत्तियां नहीं थी, अब मानव आधारित प्रवृत्तियां थी। उनसे जो युक्त आंदोलन हुआ, जो बुद्धि के क्षेत्र में था, उसे पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। 9वीं सदी से ही बौद्धिक चिंतन प्रारंभ हो चुका था, किंतु चर्च व सामंतवादी प्रवृत्तियों के समक्ष उसे सफलता नहीं मिली। हम बात करते हैं पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण 14वीं से 17वीं सदी तक हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक से 14वीं शताब्दी के अंदर ही कोई आंदोलन शुरू हो गया हो और फिर उसको पुनर्जागरण का नाम दे दिया गया हो। उससे बहुत पहले से ही इस तरीके की प्रवृत्तियां विश्व में हमें दिखाई देती हैं। जो किस प्रकार से है? 9वीं सदी में कैरोलिंगियन आंदोलन हुआ, जो सम्राट चार्ल्स महान के समय में हुआ था। लेकिन जब चार्ल्स की मृत्यु हुई तो उसके साथ ही ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। 12वीं सदी में अल्विजेंसियन आंदोलन हुआ, जिसमें मानववादी विचारों को महत्व दिया गया था, लेकिन पादरी वर्ग ने इसे फलीभूत नहीं होने दिया। मैंने आपको बताया मध्यकाल के अंदर चर्च और सामंत, ये दो शक्तियां थी जो अपने बंधन से मनुष्य को मुक्ति ही नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए पादरी वर्ग ने क्या किया? अल्विजेंसियन आंदोलन को खत्म कर दिया, उनको मृत्युदंड दिया, जलाकर मार दिया गया, इस तरीके से उनको खत्म कर दिया गया। फिर तीसरा जो प्रयास किया गया वो था 1212 से 1250 के मध्य सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय के समय ये प्रयास हुआ। क्योंकि जो सम्राट फ्रेडरिक थे वो खुद ही आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे और उन्होंने बौद्धिक प्रगति के लिए प्रयास भी किया। लेकिन फ्रेडरिक द्वितीय के बाद ये जो प्रयास थे वो थोड़े विलुप्त हो गए। अब इसके बाद आते हैं हम अगले विषय पर,
पुनर्जागरण की प्रकृति, यहाँ देखिए मैंने ऑब्लिक लगाया है, प्रकृति, स्वरूप, तत्व, विशेषताएं। आपके प्रश्न में यदि पुनर्जागरण की प्रकृति पूछा जाता है यानी नेचर ऑफ रिनेसा, स्वरूप पूछा जाता है, या पुनर्जागरण के तत्व पूछे जाते हैं, या पुनर्जागरण की विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो उस सभी में हमें इन्हीं के ऊपर बल देना है, इन्हीं बातों को समझाना है। अब एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। पहली है प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं से प्रेरित पुनर्जागरण जो हुआ, उसका जो उदय हुआ, उसमें हम देखते हैं कि जो कि पश्चिमी रोम के अंदर हुआ था, और रोम रोमन सभ्यता का केंद्र था, इसीलिए वहां की जो अवशेष थे उनसे प्रेरित होकर ही लोगों ने नई नई चीजें, नया चिंतन, नया कार्य, ये सब करने की प्रेरणा प्राप्त की। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि प्राचीन विश्व में इन सभ्यताओं के अंदर बहुत कुछ हुआ था, बहुत सी कलाकृतियां बनी थी, बहुत से भवन बने थे, बहुत से बौद्धिक चिंतक हुए थे यहाँ पर। तो इस समय जब पुनर्जागरण होने लगा तो लोगों ने उन्हीं पुराने अवशेषों को देखकर पुनः प्रेरणा प्राप्त की। दूसरी विशेषता है प्रगतिशील होना। पुनर्जागरण में जितना भी कार्य हुआ वो सब प्रगतिशील था, प्रोग्रेसिव था, आगे बढ़ाने वाला था, क्योंकि अंधविश्वासों से मुक्त था, तर्क के द्वारा सोचने वाला था, इसलिए मनुष्य को आगे बढ़ाने लगा। तीसरी विशेषता है इसने मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया, क्योंकि इस समय सहज सौंदर्य की उपासना हुई। पहले क्या होता था, जब ऐसा नहीं है कि पहले चित्रकला वगैरह नहीं थी मध्यकाल में या बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन वो किस लिए की जाती थी? धर्म के लिए की जाती थी, या फिर सामंतों की चापलूसी के लिए की जाती थी। लेकिन अब पुनर्जागरण पीरियड में मनुष्य के सहज सौंदर्य की उपासना हुई। जैसे आपको ध्यान होगा, लियोनार्डो विंची ने एक बहुत फेमस पेंटिंग बनाई है, मोनालिसा। मोनालिसा क्या है? कोई रानी नहीं है, कोई राजकुमारी नहीं है, एक साधारण स्त्री है जिसकी तस्वीर लियोनार्डो बनाते हैं। और इसके साथ साथ मनुष्य के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया, यानी कला को भी, कला के अंदर वास्तुकला है, चित्रकला है, संगीत कला है, मूर्ति कला है, और इसके साथ साथ साहित्य को भी। मनुष्य के जीवन के सभी विषयों पर लिखा गया, सभी विषयों पर चित्रकला आदि की गई, इस तरीके से प्रभावित हुआ। इसके बाद पारलौकिकता के स्थान पर इहलौकिकता पर बल। पारलौकिकता